जोशी जी, 3 साल पहले आप दिल्ली में बेगाने थे। पहली बार आप सांसद बन के आए और उसके बाद 3 सालों में 3 बड़े मंत्रालय आपने संभाले, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अब सड़क परिवहन मंत्रालय। इन 3 सालों में आपका दिल्ली का अनुभव, दिल्ली में राजकाज का अनुभव और दिल्ली में को लेकर आपने जो सोचा था वो कर पाए क्या? एक मंत्री के रूप में जब पहला अवसर मिला था केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का जी। और प्रदेश में मंत्री का काम करने का भी मुझे अनुभव रहा। दोनों की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर है जी। यहाँ जहाँ एक तरफ सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज है जी। वहाँ नए चीज़ों को करने में भी समय लगता है। जी। प्रोसेस इस तरह का है कि आप मंत्रालय को इनिशिएटिव ले तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन का, फाइनेंस का, इवन पीएमओ का जो कैबिनेट मेमो बनता है उसके पहले, इस सारे प्रोसेस के बाद वो चीज़ कैबिनेट में आती है। जी। तो यहाँ जो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में समय लगता है। आपने तीनों मंत्रालय, एक तरह से पंचायती राज में विकेंद्रीकरण का मामला था, मनरेगा ग्रामीण विकास का, और ये बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के बड़े एक लेवल पे था। तीनों के जो अलग अलग अनुभव है, उस अनुभव में सचमुच में आप जो उम्मीद थी या जिस उम्मीद के साथ आपको बैठाया गया या आप जो कैबिनेट मंत्री बने, वो उम्मीदें आप पूरी कर पाए क्या? आंशिक रूप से मैं कह सकता हूँ जी। लेकिन मेरा निजी अनुभव ये है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, उस योजना को सीधी तौर पर पंचायत राज से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि उसके एक्ट के जो प्रोविजन देखेंगे आप में, उसमें पंचायत को निर्णय करना है, पंचायत को एनुअल प्लान बनाना है, पंचायत को एग्जीक्यूट करना है, ये सारे काम पंचायत के माध्यम से होते हैं। तो पंचायत राज जो मंत्रालय हमने बनाया उसके अंतर्गत यदि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को जोड़े तो इसका क्रियान्वयन बहुत प्रभावशाली ढंग से होगा। नहीं तो आपने उसमें रघुवंश प्रसाद जो पहले पिछले मंत्री थे जिनके कार्यकाल में मनरेगा आई, उसके बाद आपने जब संभाला, आपने 1.5-2 साल के अंदर कुछ खास बुनियादी आपने क्या परिवर्तन किया? क्या सचमुच में जो आप बुनियादी जो ढांचा, खासतौर पर ये कि जो केंद्र या स्थायी कैपिटल एसेट बनाने की बात, या किस तरह का आपने चेंज किया? मैं एक बात से बहुत संतोष अनुभव करता हूँ कि एक मैंने मोटा जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तन किया कि मार्जिनल जो स्मॉल फार्मर हैं उनके खेत पर भी काम किया जा सकता है। ये पहले शेड्यूल में प्रोविजन नहीं था। पहले एसटी, एससी और बीपीएल फैमिली के लिए था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनके निजी क्षेत्र खेतों में भी काम हो सकते, ये हमने उसके साथ जोड़ा। दूसरा, हमने पंचायत में जो एक आधारभूत ढांचा बनना चाहिए उसमें राजीव गांधी सेवा केंद्र को बनाने का एक हमने निर्णय लिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा था कि इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम से जोड़ना। ये तीनों आपके काम थे एक तरह से, और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के दो एक काम, क्योंकि आपने सोशल ऑडिटिंग और ये भी कुछ शुरुआत की थी। कुछ सोशल ऑडिट का जहाँ तक सवाल था उसमें मेरी मान्यता ये थी कि सोशल ऑडिट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए पंचायत का। पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो प्रभावशाली ढंग से इसका काम करें तो इसका लाभ मिल सकता है। कि मैं उन लोगों में हूँ जो मानते हैं कि छोटे लेवल पर प्यूरिटिव अप्रोच के बनस्पत करेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। हम जो पनिशमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी का, इसको यदि हम ठीक ढंग से लागू करेंगे तो उससे नीचे लेवल पर सुधार नहीं होगा, लेकिन जो समाज का जो प्रेशर ग्रुप है उसको निर्णय करने के साथ हम जोड़ेंगे और करेक्टिव मेजर्स हम अडॉप्ट करने की स्कोप देंगे तो निश्चित तौर से प्रभावशाली ढंग से करप्शन के इशू को हम एड्रेस। के बाद आप हाईवे मंत्रालय में आए। हाईवे मंत्रालय का चरित्र एकदम ग्रामीण विकास से उससे अलग है। उसमें जो अनुभव, उसमें फाइनेंस की है, उसमें ई टेंडरिंग है, उसके अंदर तमाम तरह के दूसरे झंझट है, वो कैसा अनुभव रहा? और खासतौर पे इसलिए कि उसमें एक उम्मीद ये थी कि आप भी उसमें गति लाएंगे, 20 किलोमीटर रोजाना सड़क बनने वाला टारगेट के पास कहीं पहुंचेंगे, उसमें क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें मेरा अनुभव अच्छा है जी। मैंने मंत्री बनते ही सबसे पहला ये निर्णय किया कि मेरे यहाँ टेंडर ई टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से होंगे। ई टेंडरिंग के एक इंटरवेंशन से मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हर एक स्टेज में जो बिड है, जहाँ उन्होंने एवरेज 4 आदमी कंसेशन भाग ले रहे थे, डेवलपर भाग ले रहे थे, वहाँ ऑन एवरेज 15 से 20 आदमियों ने भाग लिया। पहली बार नहीं, पर पहले ये बालू के समय या कमलनाथ जी के समय नहीं हुआ। पहले ई टेंडरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब ई टेंडरिंग आपने ठेके और नीलामी का आप ही के समय से चालू हुआ। ई टेंडरिंग का ट्रांसपेरेंस सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया उसके परिणाम सामने आए और पहली बार इस देश में जो हमने 11-12 का जो हमने 7,957 किलोमीटर का अवार्ड किया, विच इज एवर हाईएस्ट अवार्ड, उसमें हमें 3,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला। नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू है 30,000 करोड़ रुपए। केवल एक इंटरवेंशन से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से एक विश्वास बिल्डर के सामने पैदा हुआ और उसका परिणाम आज हमारे सामने है कि एक साल में 3,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम
स्टेट एक्सचेयर को मिल रहा है और 30,000 करोड़ की नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। नहीं, लेकिन उसमें कुछ ये कहते हैं कि इससे प्रोसेस ढीला, मतलब सुस्त हुआ, कुछ जरा कम लोगों की हुई, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बीडर को ज्यादा हुई, बिड हाई हुई, कुछ इस तरह की दिक्कत सेक्टर को लेकर हुई है ना। सेक्टर को लेकर एग्रेसिव बिडिंग होने का ये कारण हुआ कि हम जो हमारा मॉडल कंसेशन एक्ट है उसमें ये प्रोविजन है कि बिड के बाद फाइनेंशियल क्लोजर में उसको 6 मंथ लगता है। तो जो पिछले साल के हमारे करीब 1500 किलोमीटर का जो बिड है वो मार्च के 31 मार्च के समय हमने अवार्ड किया था। तो मार्च से 6 महीने तक उनको फाइनेंशियल क्लोज करने का मौका मिलता है। तो उस बिड के जो पिछले बार एग्रेसिव हुआ उसका फाइनेंशियल क्लोजर इस सितंबर अक्टूबर में जाकर कंप्लीट होगा। सितंबर अक्टूबर में जब क्लियर होगा तब वो कंसेशनर एसेस कर पाएगा कि मुझे नई बिड करनी है या नहीं करनी है। इसका इम्पैक्ट हमें इस फर्स्ट क्वार्टर में भी हमारे सामने आया। नहीं, तो इसमें ज्यादा फायदा, या मतलब ये जो आपने सिस्टम किया, इसका सरकार की रेवेन्यू के नाते फायदा, या सड़क निर्माण के नाते ज्यादा फायदा, या एंड यूजर जो अपना जो सड़क परिवहन की वो जो सुविधा लेता उस पर ज्यादा फायदा किसको हुआ? अभी कहां तक पहुंचे? सबसे मोटा फायदा समाज ट्रांसपेरेंसी को एक्सपेक्ट करता है। हमने एस्टेब्लिश किया है कि हमारा मंत्रालय ट्रांसफर मैनर से काम कर सकता है। नहीं, तो इसमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जनरली आमतौर पे भारत सरकार के मंत्रालयों में ये होता है कि इस तरह की पारदर्शिता या इस तरह की मामले में लेकिन तमाम तरह की बाधाएं होती, हो नहीं पाता। तमाम जो टेंडरिंग में या इवन नीलामी वाला जो विवाद हो रहा है कि ये संभव नहीं है, इसमें डिले होता, ये कुछ हुई नहीं है आपको? नहीं, इनिशियली प्रॉब्लम आती है, इनर्शिया होता है मंत्रालय में, अधिकारियों में इनर्शिया पैदा हुआ। लेकिन आप इच्छा शक्ति से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इसको लागू कर सकते हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दूसरा उदाहरण, 2006 में भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि हम ईपीसी मोड लाएंगे, इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे। वो 2006 से 2012 तक हम ईपीसी का डॉक्यूमेंट ही नहीं बना पाए। मेरे मंत्री बनने के बाद मैंने इनिशिएटिव लिया और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 60 साल के बाद हम एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो टेंडर होंगे 4000 किलोमीटर के, वो ईपीसी के माध्यम से होंगे। और ईपीसी का जो फायदा है, न टाइम रन होगा न कॉस्ट रन रहेगा। जो जीक्यू जो बनाया है एनडीए के सरकार के समय प्रारंभ किया था, आज जीक्यू में आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन बाकी है, क्योंकि टाइम रन और कॉस्ट रन, उसका इम्पैक्ट हम एक केवल जीक्यू में देख आपके सामने रखना चाहते हैं। ये तमाम बातें जो है, मतलब पिछले 3 साल में 3 अलग अलग तरह के जो अनुभव है, ये आप अनुभव को दिल्ली में कर पाए, दिल्ली में हुआ ये इसमें आपकी अपनी मतलब आपका अपना मिजाज, या आपके मतलब क्या वजह क्या रही जिसमें इसमें इतना आगे बढ़ गए, मतलब काम हो पाए? प्रधानमंत्री जी का विश्वास, हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी का विश्वास। नहीं, वो तो पहले भी रहा, वो सबके साथ रहता है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल निजी छाप क्या रही जो कमलनाथ, बालू, बाकी तमाम दूसरे लोगों से या रघुवंश प्रसाद सबसे अलग रही निजी छाप? किन्हीं व्यक्तियों से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, पर मैं अपने आप को जो मुझे काम दिया गया उसको मैं बेस्ट ढंग से कैसे कर सकूं, उसको एग्जीक्यूट करने की मैंने कोशिश की। जिसमें आंशिक सफलता मिली उसमें मैं अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता हूं कि मेरा पहली बार मंत्री बनना दिल्ली में, और दिल्ली में आने के बाद इस सिस्टम में सब कुछ कर पाना, ये एक सुखद अनुभव देता है। जी जोशी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके पुराने राजनीतिक सफर पर चर्चा करेंगे। 1973 में छात्र राजनीति से सीपी जोशी का सफर शुरू हुआ। वे 4 दफा विधायक रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लगभग 40 साल के इस सफर में सीपी जोशी ने वही किया जो उनका मिजाज है, जबरदस्ती का झूठा व्यवहार नहीं, न लल्लो चप्पो और न दरबारगिरी, मगर वोटों की जमीनी हकीकत में उनकी पकड़ सोशल समीकरणों को साधती है, कांग्रेस को जिताती है। उनके इस राजनीतिक सफर की ये बातें गौरतलब है। 1973 में उदयपुर में छात्र संघ के अध्यक्ष, 4 दफा नाथद्वारा सीट से विधायक, 1998 में पहली बार राजस्थान में मंत्री, गहलोत सरकार में बोलने वाले दबंग मंत्री, 2003 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, 2008 में कांग्रेस की जीत का श्रेय, लेकिन खुद एक वोट से चुनाव हारे। भारत में एक वोट की वह दूसरी हार थी। 2009 में भीलवाड़ा से सांसद निर्वाचित, सांसद बने और सीधे कैबिनेट मंत्री। 3 साल में केंद्र के 3 बड़े मंत्रालय, ग्रामीण, पंचायती राज और सड़क परिवहन। इसी के साथ साथ राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ा।
पंजाब के बाद गुजरात का भी जिम्मा, उम्मीदवार चुनने की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख। जोशी जी, आपने 1973 में छात्र नेता के नाते राजनीति शुरू की और अब आप कैबिनेट मंत्री यहाँ। इस बीच में आपके राजनीतिक सफ़र में एक ये बात रही, आमतौर पर राजस्थान में भी धारणा, यहाँ पर भी ये धारणा बनी कि आप अपने मन मर्जी, मतलब आपका मिजाज जो है बिल्कुल पारदर्शी बेबाकी वाला, या एक तरह से ये कि सामाजिकता वाला नहीं है, आप अपने अकेले अपनी धुन में चलने वाले हैं। ये इस मिजाज के बावजूद आप राजनीति में इतने सफल कैसे हुए? राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि यदि लोगों में अपनी क्रेडिबिलिटी भी एस्टेब्लिश कर लें, लोगों को ये मालूम हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। मैंने कोशिश की ईमानदारी से कि जनता के बीच में जो हम बात करें, जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में हमारा जो प्रयत्न है, जो चीज़ संभव है वो जनता के बीच में जाकर कहनी चाहिए। नहीं तो यही तो एक उल्टी, जनता के बीच में नेता आमतौर पर खूब वायदे करते हैं, खूब भरोसा दिलाते हैं, सबका काम करते हैं, और आप बिल्कुल बेबाकी से जो रियलिटी वो बता देते हैं। इसलिए लोगों का ये ज़्यादा कहना है कि नहीं, आप जनप्रिय नेता नहीं हो पाए। राजस्थान में सुखाड़िया जी, हरिदेव जोशी या भैरू सिंह शेखावत जैसे जो जनप्रियता जो हुई, उस तरह की जनप्रियता आपके खाते में दर्ज नहीं बताई जाती। जनप्रियता का वो मापदंड नहीं मानता। वो जमाना था जब जनप्रियता इग्नोरेंस के आधार पर हम बना पाते थे। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है, लोगों को जानकारी बढ़ रही है, लोगों की सूचनाओं को जो उपलब्धता मिल रही है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं 1980 में 29 साल की उम्र में एमएलए के रूप में मैंने प्रारंभ किया। साधारण परिवार का रहने वाला हूँ और मुझे आज भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। तो 1980 से लगाकर आज 2012 तक यदि मैं 32 साल का अपना राजनीतिक जीवन में निकाल पाया, तो उसमें सबसे बड़ी पूंजी मानता हूँ कि मैं जनता के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर सका कि जो काम संभव हो सकता है, क्योंकि वही वादा आपने किया। और इसका कारण ये है कि जब आप विधायक है, जागरूक विधायक है, तो आपको मालूम है कि एनुअल प्लान के अंतर्गत भारत सरकार का आउटले क्या है, किस क्षेत्र में स्कूल खोलेंगे, किस में इरिगेशन का आउटले, किस में पीएचडी का आउटले, ये जानकारी है। उस जानकारी के आधार पर जनता की जो समस्या है उनको आप कैसे हल कर सकते हैं, वही जनता के बीच में वायदा किया जाना चाहिए। और यदि आप कर पाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और आज मुझे कहते हुए मतलब आपने बिल्कुल एक तरह से राजनीति को अलग ही ढंग से हैंडल किया, संभाला, क्योंकि बाकी तमाम आपके समवर्ती दूसरे या दूसरी पार्टी या कांग्रेस तमाम नेता वो जिस तरह राजनीति करते रहे और आप बिल्कुल अलग अकेले करें, तो ये एक अब आपकी अलग पहचान दिलाने वाला हुआ। आप ये कहे तो मुझे कोई नहीं होगा, लेकिन आश्चर्य, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी राजनीति में जो अपना रास्ता चुना, वो रास्ता मुझे लगता है आज मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो मैं मानता हूँ मेरा रास्ता ठीक था। इसलिए मैं 80 से लगाकर 2012 तक अपने राजनीतिक सफर में यहाँ पहुँच सका। मैं समझता हूँ कि मेरा उसमें आपकी जो ये जो सोच है और आपका कर्म है या आप भाग्य, मतलब इन तीनों चारों फैक्टर में ज्यादा किसको जिम्मेवार मानते हैं? मेरा जीवन का दृष्टिकोण है कि 100 नंबर हैं, उसमें 100 में से 50 नंबर तो आपके मेहनत के हैं, मेहनत करके 50 नंबर ला सकते हो। भाग्य के 50 नंबर होते हैं, 50 में 10 नंबर भी आपको मिले, 50 प्लस 10 60 हो जाते हैं। जिनके भाग्य 50 का वो मेहनत करके 10 लाता है, वो भी 60 नंबर ले आता है। पर आपके संवर्तियों में भाग्य वाले जरा आगे भी बढ़े हैं या भाग्य वाले जरा पहले जल्दी मंजिल पे पहुंचे और आप पीछे रहे, ये नहीं? मुझे पहले से मालूम था कि राजनीति यदि 20 मंजिल के का रास्ता है तो कोई लिफ्ट से 1 नंबर से 20 नंबर पर जा सकता है, कोई 20 से 1 नंबर पर आ सकता है। मैं उन लोगों में हूं जो राजनीति में पहले लिफ्ट से प्रारंभ किया और आज 20 की पायदान पे पहुंच चुका हूं। कुछ लोग जो 20 से प्रारंभ किए हैं शायद वो 4-5 पर अटके हों, लेकिन मैं समझता हूं कि जो रास्ता मैंने पकड़ा नीचे के पायदान से लेकर आगे बढ़ने का, वही एक अच्छा रास्ता था जिस रास्ते से हम आज यहाँ पहुँच सके। कई लोगों को बहुत हैरानी होती है कि आप का सोनिया गांधी या राहुल गांधी का आपके ऊपर जो विश्वास भरोसा बताया जाता है और आपको जो यहाँ मौका मिला दिल्ली में आने का, और उसके पीछे असली वजह क्या, मतलब आपकी ऐसी क्या खूबियां हुई होगी या क्या काम रहा होगा जिसके कारण आपका ये ग्राफ अचानक इतना बढ़ा? नहीं, इसका जवाब तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी दे सकते हैं, लेकिन पर मैं अपनी समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी उस जिम्मेदारी का मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया। जब मुझे पीसीसी अध्यक्ष बनाया तो एक अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी राजस्थान के कांग्रेस जनों को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता लाऊं। उसमें मेरे अपने खुद का लक्ष्य नहीं था कुछ भी कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी उस जिम्मेदारी का मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया। जाति गुट सबसे ऊपर उठकर जिनकी जितनी क्षमता थी उनका पूरा उपयोग लेकर राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि शायद
यही एक जो काम मुझे दिया गया, मैंने ईमानदारी से किया, उसके कारण उनका विश्वास मुझ पर बढ़ा है। कईयों का ये कहना है कि आपकी जमीनी पकड़, खास तौर पे ये कि वोट की जो जमीनी पकड़ है, जो लोग जो समझ है, वो आपके लिए बहुत ही, मतलब आप नाथद्वारा में जहाँ ब्राह्मण वोट ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद नाथद्वारा में 4-5 बार आप विधायक रहे और पूरा एक असर रहा है। उसकी वजह ये कि आपकी जो सामाजिक समीकरण की जो सोच है, समझ है, जो अप्रोच है, वो ज़्यादा हिट रही। ये कितनी सही बात है? भाई, जिससे मुझे पूछा जाए तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति को जब राजनीति में होते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पहचान होनी चाहिए। जैसे मैं नाथद्वारा में चुनाव लड़ा, तो मैं जब 1980 में एक नौजवान के रूप में चुनाव लड़ने गया, तो पहली बार मैं गांव में जाने का मौका मिला। जब मैंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का करैक्टर देखा, तो वहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनकी आधारभूत सुविधाएं नहीं है उनके पास, और हम चुनाव जीतने के बाद उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करें और ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करें तो हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकेगी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नाथद्वारा विधानसभा के क्षेत्र में किसी गांव में जाएं आप, जो हेमलेट है जहाँ पर आदिवासी रहने वाला है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करना, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था करना, वहाँ सामुदायिक भवन की व्यवस्था करना, वहाँ फेयर वेदर रोड बनाना, ये जो काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग मुझे वोट दे रहे थे, मेरे पार्टी को वोट दे रहे थे, उनकी इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का मैंने ईमानदारी से काम किया। और यही मेरी एक पूंजी थी कि जो मेरी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको मैंने नरिश करने का ईमानदारी से काम वही जो आपने नाथद्वारा में माइक्रो लेवल पे किया, वही आप राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बतौर अध्यक्ष आप सब कुछ हिसाब करके आपने चुनाव लड़वाया। ये भी बात सही है। मैं निश्चित तौर पर जो मुझे जिम्मेदारी दी थी उसमें मैंने पूरी कोशिश की कि जो राजस्थान के जो पॉलिटिकल समीकरण है उसमें जिनका जितना कंट्रीब्यूशन है, जिनका जितना ड्यू है, उनको रिकॉग्निशन किया जाए, उनको उन हिसाब से टिकट दिया जाए, तो उसके परिणाम आएंगे और उसका परिणाम जी। जोशी जी, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के कई सांसद कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का या तो भगवान मालिक है या सीपी जोशी कुछ कर सकते हैं। सीपी जोशी से प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता बनेगी, जाट, राजपूत, मीणा, ब्राह्मण और मुसलमानों में भरोसा लौटेगा। लेकिन जोशी केंद्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर टीम के मौके को आखिर कैसे छोड़ेंगे? जाहिर है उनके सामने कई दुविधाएं होगी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की हवा की चिंता, केंद्र में बना प्रोफाइल अच्छा या प्रदेश का मोह, लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में कांग्रेस हारी तो सब खत्म। जोशी के लिए भी सांसद बनना फिर मुश्किल होगा। नाथद्वारा में उपचुनाव हुआ तब क्या करेंगे? क्या सीपी जोशी सीएम बनना चाहेंगे? क्या 14 महीनों में हवा पलट सकेंगे? जोशी जी, राजस्थान को लेकर जो जन सर्वेक्षण आए या जो राजनीतिक आम धारणा है, उसमें आपको भी अपने आगे के राजनीतिक भविष्य, या क्योंकि चुनाव आने वाले 2 साल बाद चुनाव होने ही होने हैं, उसको लेकर कुछ चिंता, कुछ दुविधा है क्या? आप आखिर राजस्थान में राजनीतिक भविष्य देखते हैं? क्योंकि अगर राजस्थान में हालत खराब होते तो सांसद के नाते या वापस दिल्ली में आने के नाते ये संकट तो रहेगा, चिंता तो होगी। मैं ये मानता हूँ कि जो सर्वेक्षण आए वो लक्षण को प्रतीक करते हैं जी। ये लक्षण है कि देखो बीमारी के लक्षण हम सही ढंग से पहचान लें तो बीमारी का ठीक ढंग से हम इलाज कर सकते हैं। ये जो सर्वेक्षण है वो इस बात के प्रतीक है कि हम सबको मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार लानी है उसके लिए बहुत बड़ी पैमाने पर काम करना पड़ेगा। यही फीडबैक इस सर्वेक्षण के आधार पर मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से। मुझे कई सेंट्रल हॉल में कई कांग्रेस के सांसद कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का फिलहाल या तो भगवान मालिक है या सीपी साहब कुछ है जो वो कुछ कर सकते हैं। ये धारणा, ये उम्मीद या ये आशावाद, ये आप कितना मतलब इसको कितना सही मानते हैं? कि मैं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता जी, क्योंकि परिणाम में सभी साथियों का योगदान होता है। यदि कोई एक व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं परिणाम ला रहा हूँ या मैं परिणाम लाने की हैसियत में हूँ, वो स्थितियाँ आज राजस्थान में नहीं। इतना जोग्राफिकल वेरिएशन नहीं, तो उस नाते ये कि आप उसको लीड को, टीम को, सभी जातियों को समेटना, भले राजपूत हो, भले जाट हो, भले मीणा हो, ये तमाम को समेटना या उनको एक लीडरशिप जैसे आपने बतौर प्रदेश अध्यक्ष दिया था उस तरह की जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए आपसे उम्मीदें कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? और आप दिल्ली छोड़ना चाहेंगे? मैंने कहा ना, मेरे को जो भी काम
मेरे नेता जी, हमारे सोनिया जी और राहुल गांधी जी जो काम मुझे संगठन के लिए देंगे, प्रधानमंत्री जी मुझे सरकार में देंगे, मैं उस काम को अपनी पूरी क्षमता, निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने का काम करूंगा। यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि नेतृत्व का जो विश्वास है उस पर खरे उतरने की ईमानदारी से कोशिश करनी। नहीं, लेकिन एक तरफ आपके पास दिल्ली में जो आपका प्रोफाइल बना है, दिल्ली में राहुल गांधी के जो करीबी होने की जो बात है, धारणा है, उसके जो राजनीतिक मायने हैं, तो दिल्ली का मोह, दिल्ली की केंद्र की राजनीति का अपना एक प्रोफाइल है, उसकी जगह एक प्रदेश में जाना मतलब या प्रदेश की तरफ देखना ये चाहेंगे? राजनीति में एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जीवन प्रारंभ किया। आज केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। नेतृत्व का मेरे पर विश्वास था, इसलिए मेरे लिए अब पद और ये कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे नेता की अपेक्षा के अनुरूप जो जिम्मेदारी मुझे दे उस जिम्मेदारी का मैं ईमानदारी से निर्वहन करूं और पार्टी को मजबूत करने का काम करूं। इसलिए मेरे को ये आज के डेट में इस संदर्भ में मैं अपने आप को देखता हूं कि व्यक्तिगत जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए इससे बड़ा आपका नेतृत्व आपको मौका नहीं दे सकता। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नेतृत्व की आशा के अनुरूप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें। उस संदर्भ में जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। लेकिन इसमें एक भाग्य का भी रोल होता हुआ लगता है कि आप पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट से, एक वोट से सीट विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद आप सांसद बने, तो सांसद के कारण आप दिल्ली के अंदर सत्ता में, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बने। अब वापस वही उसी चुनाव में जिसमें एक वोट से हारे थे, वो जो भाजपा के उम्मीदवार उनका निर्वाचन खारिज हाईकोर्ट ने किया, वो सीट खाली हो रही है। फिर वापस भाग्य आपको विधानसभा या राजस्थान की तरफ ले जाता हुआ नहीं लगता? मैं कह रहा ये जिम्मेदारी नेतृत्व की जी। मैं इस संबंध में जब मैं चुनाव हार गया तब भी मेरे मैंडेट था, उसको मैंने स्वीकार किया। मेरे नेतृत्व ने मुझे कहा कि आपको चुनाव मतलब उस नाते आप नियतिवादी, कोई मतलब ये नियतिवादी का ज्यादा आप, मैंने कहा ना कि एक कार्यकर्ता से ये प्राप्त करने के बाद मेरा कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं, एक साधारण घर से कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करके नेतृत्व के विश्वास पर यहाँ पहुंचा हूं मैं। अब हमारा जो नेतृत्व है सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिस मुझे जो भी काम देंगे उस काम को ईमानदारी, निष्ठा और लगन से पूरा करके उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने का काम करूंगा। ये मेरे अब सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य रहा है। जी जोशी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।